हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी साइंस एग्जाम्पलर एमसीक्यू सीरीज़ में ये जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और इस प्रकार से हम लोग अदर चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज़ जो है कवर कर चुके हैं, जो रह गए हैं उनके कवर करेंगे। और ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे आपको एनडीए में भी हेल्प करेगी। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल? ए बैक्टीरियम, एन अमीबा, ए वायरस, ए स्पर्म। देखिए इन चारों में से बैक्टीरिया लिविंग है, अमीबा भी लिविंग है, स्पर्म भी लिविंग है। वायरस जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल होता है जब तक हमारी बॉडी के बाहर रहता है, और जब वो होस्ट की बॉडी में चला जाता है यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्टे करने लगता है तब वो लिविंग सेल के तौर पर बिहेव करता है। अदरवाइज जब तक वो बाहर रहेगा बॉडी से बाहर तब तक नॉन लिविंग मटेरियल होगा, तो उससे क्रिस्टल बनाया जा सकता है। तो पहले सवाल का जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, ए सेल विल स्वेल अप इफ। एक सेल फूल जाएगी अगर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम। देखिए वाटर अगर सेल के भीतर ज़्यादा है और सराउंडिंग में कम है, अगर सेल के भीतर वाटर ज़्यादा है, ठीक है, सेल के भीतर वाटर ज़्यादा है और बाहर वाटर कम है, तो फिर तो वाटर अंदर से बाहर निकलेगा, एक्जोसमोसिस होगी। ठीक है, थ्योरी आपने पढ़ी है। तो ऐसे में तो सेल सिकुड़ जाएगी, लेकिन उन्होंने बोला कि सेल को स्वेल करना है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या बोला, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इन द सेल। अब देखिए मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, यहाँ वाटर कम है और बाहर वाटर ज़्यादा है, बाहर वाटर ज़्यादा है, तो बाहर अगर ज़्यादा पानी है तो बाहर पतला रीजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर वाटर ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके भीतर भरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एंडोसमोसिस होगी और सेल फूल जाएगी। ठीक है, स्वेल कर जाएगी। ठीक है, तो ये सही है। ओके, नेक्स्ट कहा गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सेम इन द सेल इन सराउंडिंग। अगर सेम कंसंट्रेशन होगी वाटर के अंदर और बाहर तो फिर वाटर मूव ही नहीं करेगा। नेक्स्ट कहा गया, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट मैटर। तो ये गलत है, तो वाटर बाहर ज़्यादा होगा और अंदर सेल में कम होगा। ठीक है, तो फिर बाहर से अंदर वाटर भर जाएगा और सेल फूल जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग मीडियम में ज़्यादा होना चाहिए, वाटर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर? सेल की तुलना में। तो सेल के भीतर कम होगा तो सेल के भीतर पानी भर जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहा गया है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। ठीक है, राइबोसोम्स जो हैं प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट कहा गया, इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स ही बनाते हैं। देखिए एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के भीतर डाइजेशन कराते हैं। ठीक है, तो वो भी प्रोटीजनस नेचर के होते हैं, तो प्रोटीन्स के बने होते हैं। और क्योंकि प्रोटीन्स जो होती है राइबोसोम से बनती हैं, तो इनडायरेक्टली फिर एंजाइम्स को प्रिपेयर होने में राइबोसोम्स का भी रोल हो गया, क्योंकि राइबोसोम से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन से एंजाइम बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा, इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन। तो देखिए सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीजनस नेचर के नहीं होते हैं। बहुत सारे हार्मोन प्रोटीजनस नेचर के भी होते हैं, यानी प्रोटीन्स के बने होते हैं, बट सारे हार्मोन्स प्रोटीन्स के नहीं बने होते हैं। इसीलिए कहा जाए कि हार्मोन्स को मैन्युफैक्चर होने में राइबोसोम्स का ही रोल है, तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स के बने ही नहीं होते हैं, तो उनका फिर राइबोसोम से लेना देना नहीं होगा, वो किसी और मैकेनिज्म से बनेंगे। नेक्स्ट लिखा, इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो राइबोसोम से बनता है, ये भी गलत है। तो तीसरा और चौथा ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही नहीं है। पहला दूसरा पूरी तरीके से सही है, तो उन्होंने नॉट करेक्ट वाले पूछे कौन से फंक्शन नहीं है राइबोसोम्स के, तो तीसरा और चौथा, और ये कहाँ लिखा है? सी ऑप्शन में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है? कहा गया, इट बिहेव एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये ठीक बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा चीज़ें मूवमेंट करती हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। नेक्स्ट कहा गया, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म। ये भी ठीक है। नेक्स्ट कहा गया, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एनर्जी जनरेट नहीं होती। एनर्जी कहाँ जनरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट कहा गया, इट कैन बी द साइट ऑफ सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे तो ट्यूब लाइक होती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये फ्लैट जैसी भी होती है, फ्लैट फ्लैट, चपटी चपटी, तो वहाँ पर काफ़ी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं।
ठीक है। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन एनर्जी जनरेशन यहाँ नहीं होता। तो जो कौन सा है इसका, इससे रिलेटेड नहीं है, इसका फंक्शन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, सी वाला, सी। ओके, अब ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर अ फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। देखते हैं, रीड केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। कहा गया है पहला ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कहा गया है वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना कहाँ से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। देखिए सॉल्वेंट जो होता है वही मूव किया करता है, कहाँ से कहाँ, जहाँ वो ज़्यादा होता है वहाँ से कम। जैसे कि पानी है, तो पानी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, ये गलत है। अब देखो बात को समझिए आप, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें पानी है, ठीक है, और काफ़ी सारा इसमें सॉल्यूट भी मिला हुआ है। अब जब सॉल्यूट भी इसमें मिल गया तो ये तो सॉल्यूशन गाढ़ा हो गया ना, ठीक है, तो ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, जहाँ पर वाटर तो है लेकिन सॉल्यूट भी हमने मिला दिया है, तो भी सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया, या कहें कि हाईली कंसनट्रेटेड हो गया। अब एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें खूब सारा पानी है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, क्या लिया, सिर्फ वाटर लिया, और यहाँ पर हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसमें वाटर में कुछ और भी मिला हुआ है। तो अब बताइए कौन सा ज़्यादा पतला होगा, जहाँ सिर्फ वाटर वो ज़्यादा पतला होगा, तो जहाँ सॉल्वेंट ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो वो ज़्यादा पतला होगा। और जब भी कभी ऐसा होता है, अब इनके बीच में अगर हम कैसे भी एक मान लीजिए ट्यूब लगाएं, होलो ट्यूब, और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें, ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट जो है इधर से सॉल्यूशन की साइड होगा, ठीक है, सॉल्यूशन की साइड मूवमेंट होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा जहाँ पर है। तो जहाँ पतला रीजन होता है वहाँ से गाढ़े रीजन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, यानी सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा है वहाँ से सॉल्वेंट जहाँ कम है वहाँ की तरफ मूवमेंट होगा, यानी वाटर जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वाटर जहाँ कम है वहाँ की तरफ मूवमेंट होगा। यानी कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब पहला ऑप्शन क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये तो बोल दिया कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है, जो पतला है वो लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट हमने मिला भी दिया, तो अभी क्या है, अभी ये कैसा है, पतला है, कंसंट्रेशन कम है, और ये कैसा है, गाढ़ा है, ठीक है। तो ये लोअर कंसंट्रेशन वाला, ये हायर कंसंट्रेशन वाला है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, या कहें कि वाटर जहाँ ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ कम है वहाँ की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी वाला। ओके, और ये सब मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट। कहा गया प्लाज्मोलिसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। देखिए प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, जब हम प्लांट सेल को किसी हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रख देते हैं तो उसका पूरा लिक्विड भीतर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और वो सिकुड़ जाती है। तो प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम, हाइपोटोनिक नहीं हाइपरटोनिक मीडियम होता है, बहुत गाढ़ा मीडियम होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन ले लिया, एक बहुत गाढ़ा, जैसे मान लो नमक का डिब्बा ही ले लिया हमने, उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला दिया और नमक का डिब्बा ले लिया, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिया, सॉल्ट प्लस बहुत थोड़ा सा पानी, ठीक है, तो बहुत गाढ़ा होगा। अब यहाँ पे अगर आप कोई प्लांट सेल डाल देंगे, यहाँ पे अगर आप कोई प्लांट सेल डाल देंगे, यहाँ पे अगर आप कोई प्लांट सेल डाल देंगे तो क्या होगा, उसका भीतर का लिक्विड बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, फिर वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बात को, भीतर का लिक्विड बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो यही प्लाज्मोलिसिस होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, तो ऑप्शन देखिए आप ध्यान से, पहले में लिखा है कि हाइपोटोनिक मीडियम में प्लांट सेल को रखा जाता है, तो ऐसा नहीं, हाइपोटोनिक तो पतला होता है, वहाँ तो लिक्विड भीतर और भर जाएगा, सेल फूल जाएगी। दूसरा लिखा श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, ये ठीक बात है, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म ठीक नहीं है, तो सही जवाब क्या हो गया, बी हो गया, 7th का। ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं।
ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन से सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ जब थ्योरी चली थी तब, है ना। वैक्यूल्स जो है डबल मेम्ब्रेन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लास्टिड्स भी, ठीक है। याद रखने वाली एक चीज़, 8वां क्वेश्चन जो याद रखने वाला है, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं ये जो है सिंगल लेयर्ड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहा गया फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सा उसको चुनिए। गोल्गी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक बात है। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स हैव डीएनए हैंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, ओके, ठीक बात है, जिनके पास डीएनए होता है वहाँ प्रोटीन बन जाती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल एज एनर्जी इज जनरेटेड हियर, ठीक बात है। एटीपी जो होता है एनर्जी को स्टोर करने की एक यूनिट होती है, तो ठीक है, एनर्जी जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ये गलत है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिला दिए जाते हैं जब, तब प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ही प्रोटोप्लाज्म होता है ऐसा नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गलत बात कौन सी होगी, डी वाली, ओके। नेक्स्ट फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER, लाइसोसोम्स जो हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो RER पर बने होते हैं, अच्छा। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड्स एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये उल्टा लिखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बनता है और स्मूथ वाली पर लिपिड्स बनते हैं, तो उल्टा लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली में उल्टा लिख दिया। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ट्रांसपोर्ट के लिए, मटेरियल के लिए यूजफुल होती है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है सेल के भीतर एक रीजन से दूसरे रीजन में। इसके अलावा उसकी सतह पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन भी बनाते हैं, और प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो अगर कहीं पर मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो जाए तो उसको ठीक और करते हैं, तो ये डिस्ट्रक्ट क्यों करेगी, तो गलत हो गया। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, देखिए न्यूक्लियोइड जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं है, न्यूक्लियोइड तो एक रीजन होता है जहाँ पर न्यूक्लियस का मटेरियल फैला रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर हो गया ए वाला, 10th का ए, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन द सेल, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो बॉडी के भीतर कई सारे जो वेस्ट मटेरियल या पॉइजनस मटेरियल या ड्रग्स वगैरह जो हम लोग दवाएं यूज करते हैं, इसके अलावा बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते रहते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन्स। नेक्स्ट द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बताया मैंने आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ वाला रूप होता है वो राइबोसोम्स पर प्रोटीन बनती है उसमें, और जो स्मूथ वाला होता है वो लिपिड्स बनाता है, तो प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कहीं रप्चर हो जाती है तो उसको रीमेक करते हैं, है ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के द्वारा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वही सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करती है, तो सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नोन एज न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है जिसमें न्यूक्लियस का मटेरियल फैला रहता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर, कौन है जो कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है सिंपल शुगर से, तो गोल्गी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर तैयार करती है, सिंपल शुगर्स को एक्युमुलेट करके सिंपल शुगर्स को जो है इंटीग्रेट करके कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती है गोल्गी बॉडी, ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। बायोलॉजी में काफ़ी चीज़ें आपको जो है डायरेक्ट ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल क्या नहीं करता, पहला स्टोरेज तो करता है, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, जब वैक्यूल में मटेरियल भरा होगा तो वो सेल को टर्जिडिटी फूला फूला रखेगा और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करेगा। बेस्ट एक्सक्रीशन जो है। नेक्स्ट लोकोमोशन, लोकोमोशन नहीं करवाता है वैक्यूल, ओके, तो यहाँ पर जो है 15th का क्या हो जाएगा डी, लोकोमोशन नहीं करवाता है, स्टोर करता है चीज़ों को। और बेस्ट एक्सक्रीशन अगर आपको याद हो, अमीबा में मैंने आपको बताया था कि अमीबा जब फूड कैप्चर कर लेता है, फूड वैक्यूल में फूड स्टोर रहता है, उसका डाइजेशन होकर फूड यूज हो जाता है, और जो वेस्ट होता है वो एक वैक्यूल में स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे वो वैक्यूल किनारे जाकर फिर वर्स्ट होकर वेस्ट को रिलीज कर देता है, तो उसके लिए वेस्ट एक्सक्रीशन में भी जो है ये
रोल प्ले करता है। चीज़ों को स्टोर तो करता ही है, और सेल के भीतर जब वैक्यूल में चीज़ें स्टोर होंगी तो सेल रिजिड और टर्जिड भी रहेगी। तो लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ये वैक्यूल नहीं कराता है, क्योंकि वैक्यूल सेल के अंदर है तो वो कैसे मूवमेंट करा देगा सेल का, वो कोई इंजन तो है नहीं। नेक्स्ट है अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अमीबा क्या करता है, बाहर आए हुए फूड पार्टिकल को जो है एनगल्फ कर लेता है अपने सीडोपोडिया से, और फिर वो फूड कहाँ चला जाता है, फूड वैक्यूल में, और फिर वो डाइजेस्ट होकर यूज हो जाता है सेल में। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो कहाँ पर है, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। ऑप्शन में है बैक्टीरिया, हाइड्रिला, मैंगो ट्री, कैक्टस। देखिए बी, सी और डी ये प्लांट्स हैं। हाइड्रिला भी प्लांट है, मैंगो ट्री भी प्लांट है, कैक्टस भी प्लांट है। और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है, सेलुलोज से नहीं बनी होती। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी। इनमें से कौन से जो है ऑर्गेनिल्स हैं, इनको स्टडी करते वक्त सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज़ किया था। देखिए एक पुरानी कहानी है, कैमिलो गोल्गी ने अपनी डिस्कवरी के दौरान, जब गोल्गी बॉडी डिस्कवर किया था, तो उन्होंने इस प्रोसेस के दौरान एक ब्लैक रिएक्शन करी थी जिसमें सिल्वर नाइट्रेट सब्सटेंस यूज़ होता है। तो खैर सिल्वर नाइट्रेट सब्सटेंस का यूज़ किसकी स्टडी के लिए हुआ था, गोल्गी बॉडी की, गोल्गी एपरेटस जो लिखा हुआ है, गोल्गी बॉडी को गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्लांट्स में जो गोल्गी बॉडी होती है वो स्कैटर्ड रहती है, इस तरीके से ग्रुप्स के रूप में ना रहती है, तो तब उसको डिक्टियोसोम कहा जाता है प्लांट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th ऑर्गेनिल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। न्यूक्लियस के अलावा किसके किसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, एक प्लास्टेट्स के पास होता है। तो यहाँ देखिए ईआर के पास होता है, नहीं, गोल्गी बॉडी के पास नहीं, लाइसोसोम के पास नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास और प्लास्टेट्स के पास। तो यहाँ ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, तो सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट किचन ऑफ द सेल इज। देखिए जहाँ पर खाना बनता है, खाना कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनता है। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं उनमें से एक एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ भोजन बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। सही जवाब क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स जो होते हैं उन्हें किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के भीतर ही क्लोरोफिल होता है और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है और प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए वो किचन ऑफ द सेल कहलाते हैं। नेक्स्ट लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाई। लिपिड कहाँ बनते हैं, बताया आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनते हैं। नेक्स्ट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाई। यानी कि जो सेल्स होती हैं वो पहले जो सेल्स थी उन्हीं से ही बना कर, जैसे आपकी बॉडी जब शुरुआत में बहुत छोटी होती है तो उसमें कुछ सेल्स होती है, धीरे धीरे सेल्स डिवाइड करके और सेल्स बनती हैं जिससे बॉडी ग्रो करती है। तो सेल्स की संख्या बढ़ती है पहले से जो मौजूद है उन सेल्स के डिवीजन से। ओके, तो स्लीडन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी स्टार्टिंग में दी थी, बाद में उस थ्योरी को विर्चो ने जो है एक्सपेंड किया था। ओके, तो फाइनली जो स्टेटमेंट ये दिया था ये विर्चो ने दिया था। आपको याद होगा सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान ने दी थी, इसको बाद में विर्चो ने एक्सपेंड किया था, आगे बढ़ाया था, तो विर्चो ने ये बात बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। ठीक है, नेक्स्ट द ओनली सेल ऑर्गेनिल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनिल ठीक से दिखते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनिल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते नहीं, तो उनका मटेरियल फैला रहता है इधर उधर, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल नहीं होते। तो कौन सा सेल ऑर्गेनिल प्रॉपरली उसमें दिखता है, तो उसमें कहीं कहीं पर राइबोसोम्स दिखते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट का आ गया ऑर्गेनिल विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन इज। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिल है जिसमें प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो कहा गया है गोल्गी बॉडी में भी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, न्यूक्लियस में तो होती ही है। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है उन्हें प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो है दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1 μm, वन म्यू एम मतलब माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी इसको कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। ठीक है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्शन देखिए, 10⁻⁻6 मीटर ए हो गया, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम्स कहाँ बनते हैं, गोल्गी बॉडी बनते हैं। ओके, नेक्स्ट लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाई।
देखिए सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन वो डेड सेल्स थी। लिविंग सेल किसने खोजी थी? एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी, ठीक है। और तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम नहीं लिखा है, एंटन वन ल्यूवेनहॉक है, तो ये सी हो जाएगा, जिन्होंने लिविंग सेल सबसे पहले खोजी थी, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑड वन आउट। कहा गया है द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन इट। किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का मूवमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना सब्सटेंस डिजॉल्व किया गया है, यानी कितना गाढ़ा या कितना पतला है लिक्विड। बिल्कुल सही बात है, वाटर का मूवमेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये भी ठीक बात है। जो मेम्ब्रेन्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह या कोई भी और, वो प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह की बनी होती हैं। नेक्स्ट कहा गया है मॉलिक्यूल्स सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैन बी इजीली पास थ्रू मेम्ब्रेन। वे मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं वो इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्रॉस हो सकते हैं, जैसे कि सेल्स के बीच में चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं या एक ऑर्गेनिल से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र होती हैं, तो ये सब मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स काइटिन शुगर इन प्लांट्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होती है, ठीक है, सेल वॉल में होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होती काइटिन शुगर, तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारे सवाल। तो यहाँ पर ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, कुछ चीज़ें नहीं पता चली होंगी, उनको आप अपने नोट्स में चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, और बाकी अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आराम से समझ गए होंगे। किसी को कोई भी डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो आप क्लास को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दें। हम बाकी के सारे चैप्टर्स भी कवर करेंगे, और ये MCQ सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल है, ये तो आप जब एग्ज़ाम देंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।